just, and by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 29 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान ने 80,000 ड्रोन रशिया की मदद से बना लिए हैं और इसके बाद पूरी दुनिया ने जब ये खबर सुनी तो पूरी दुनिया की तो आप बात हटा दीजिए, अमेरिका के अंदर इतनी हड़कंप मची हुई है कि अमेरिका ने अपना एक और खतरनाक जहाज फिर से ईरान की टेरिटरी में भेजने का फैसला किया है और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से खुद अनाउंसमेंट की है। साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ईरान के सर्विलांस ड्रोन किस हिसाब से अब्राहम लिंकन के ऊपर उड़ रहे हैं, किस हिसाब से चप्पे चप्पे पे नजर रख रहे हैं और अपने ऊपर आने वाले हर खतरे को मारने की, काटने की, टालने की कोशिश में ईरान की आर्मी किस हिसाब से लड़ी है और किस हिसाब से तैयारी कर रही है। इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि हमारे देश की मीडिया में कैसी खबरें चलती हैं और इसका असल वर्जन ईरान में क्या कुछ चलता है। इस खबर को आप जानेंगे तो जो थोड़ा बहुत भरोसा आपको अपने देश की मीडिया पे होगा, ये भरोसा भी आज आपके तोते की तरह उड़ जाने वाले हैं। साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अजित पवार के साथ जो प्लेन हादसा हुआ है, इस प्लेन हादसे की कितनी सच्चाई है, क्या सही चीज़ें हैं, क्या गलत चीज़ें हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इस समय इजराइल से भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें आई हैं, उसको भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस समय अमेरिका और ईरान की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली, सबसे बड़ी और मेन खबर आपको आज इजराइल की बताऊंगा। इजराइल के अंदर से दो बड़ी खबरें आई हैं, उनको आप जान लीजिए। उसके बाद मैं आपको ईरान की खबरों की तरफ लेके चलता हूं। पहली खबर यह है कि नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, नेतन्याहू की सरकार के ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही थी और साथ जो लोग डिमांड कर रहे थे कि नेतन्याहू रैन गिबली की बॉडी को लेके आए, जिस हॉस्टेज स्क्वायर चौक पे इतना बवाल मचा हुआ था, आज पहली बार वो चौक खाली हो गया। रैन गिबली वो आखिरी हॉस्टेज था जो इजराइल का बंदा था और हमास के कैद में था। उसकी बॉडी को फाइनली इजराइल ने रिकवर कर लिया और जब से उसको रिकवर किया है, नेतन्याहू के चेहरे पे एक मुस्कान है, ऐसी मुस्कान की मानो नेतन्याहू ने कोई जंग जीत ली है। लेकिन नेतन्याहू को भी पता है कि खतरा टला नहीं है। इस वजह से नेतन्याहू ने इस समय डोनाल्ड ट्रंप का ईगो मसाज शुरू कर दिया, यानी जिसको अपनी भाषा में हम आप बोले तो चापलूसी करना। नेतन्याहू ने बड़ा आरोप, जो बाइडेन इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में हमारे इतने सैनिक जो मरे हैं, इसमें सीधी सीधी गलती जो बाइडेन की है, चूंकि जो बाइडेन ने मेन मौके पे हथियार देने से साफ इनकार कर दिया था। और जो हमारे ट्रंप पापा हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम एक बंदूक मांगते हैं वो हमको एक टैंक दे देते हैं। इस वजह से ट्रंप बहुत अच्छे इंसान हैं और साथ ही जो बाइडेन ने हथियार रोक के यहूदियों को मरवाया है और जो बाइडेन को हम कभी माफ नहीं करेंगे। यानी अब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में बैठ के अमेरिका को ही आपस में लड़ा रहा है इस समय। साथ ही अगली बात आप सुनिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को भी धमकी दी है। धमकी देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस समय ईरान की चाहे जितनी तैयारी है, लेकिन ईरान इस बात को याद रखे कि हमारी भी तैयारी किसी भी लेवल पे कमजोर नहीं है, यानी हम भी पूरी तरीके से कैपेबल हैं और अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम ऐसा पलटवार करेंगे कि ईरान के परखच्चे उड़ जाएंगे। आज ये दो बड़ी चीजें इजराइल के अंदर हुई, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम चीजें ईरान के अंदर हो रही। दोस्तों, पहली बात, अभी आपको अपने देश के एक रेपुटेड चैनल, एक रेपुटेड अखबार, एक रेपुटेड न्यूज एजेंसी, जो भी आप इसको समझे, उसका आर्टिकल दिख रहा होगा। इसमें साफ तौर पर आप पढ़ सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि ईरान अमेरिका के आगे झुक गया है, दब गया है और ईरान अमेरिका से बातचीत करने के लिए ऑफर दे रहा और साथ ही नेगोशिएशन करने को तैयार है। अब ये बात जब मैंने सुनी तब तो मेरा दिमाग हैंग हो गया कि भाई साहब, जो ईरान इतने हथियार बना रहा था, जो ईरान इतना तैयारी कर रहा था, अंत में नेगोशिएशन करने चला गया, वो झुक गया। इसके बारे में जब मैंने रिसर्च की तब अब आपको सही खबर बताता हूं, ईरान ने नेगोशिएशन के बारे में कोई बातचीत ही नहीं की। इवन जब अब्बास अराची से इसके बारे में पूछा गया, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, कि क्या आप अमेरिका के साथ नेगोशिएशन करेंगे, तो ऐसे हाल में अब्बास अराची ने कहा कि अगर अमेरिका हमसे बातचीत करना चाहता है तो हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले
ये धमकी भरा अंदाज अमेरिका को छोड़ना पड़ेगा। ये जो अलग अलग फ्लोटीला तैरा तैरा के हमारे पास लाए जा रहे हैं, इनको पहले पीछे लेके जाए, हमसे इज्जत से सम्मान से बात करे, तब तो हम बातचीत करेंगे। नहीं तो अगर धमकी भरे लहजे में हमसे अमेरिका बातचीत करना चाहता है तो हम बातचीत करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम अपने डिफेंस में पूरी तरीके से कैपेबल हैं और अगर जंग हुई तो उस चीज़ को हम दिखा भी देंगे। आज ये चीज़ अब्बास अराची ने कहा। साथ ही सऊदी अरब ने एक प्रपोजल रखा है। सऊदी अरब ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान आपस में बातचीत करना चाहते हैं, निगोशिएशन करना चाहते हैं, तो ऐसे हाल में हम मीडिएटर बनने को तैयार हैं। यानी सऊदी अरब ने एक प्रपोजल रखा कि अगर दोनों बातचीत करना चाहें तो हम बातचीत करवाने के लिए तैयार हैं, आप लोग सऊदी अरब आ जाएं, दोनों लोग बातचीत कर लें। लेकिन कहीं से भी ये बात ईरान ने नहीं बोली है कि हम बातचीत करेंगे, हम निगोशिएशन करेंगे या फिर हम झुक रहे हैं। लेकिन हमारे देश की मीडिया ने ये बात आपके सामने लाके चिपका दी और जो लोग मेरा चैनल नहीं देखते या फिर मेरे जैसे किसी का चैनल नहीं देखते, उनके दिमाग में आ जाएगा यार कि देखो ईरान इतना उड़ रहा था, फाइनली वो भी हार गया। खैर, सिचुएशन ईरान की क्या है अब आपको 2-4 मिनट में आसान भाषा में समझा देता हूं। ईरान ने वो कर दिखाया है और ईरान के जो दोस्त हैं वो बड़े चुप्पे हैं। मतलब ऐसा चिल्लाते नहीं है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कुछ भी करो, ना ना ना। ईरान के जो दोस्त हैं वो खामोशी से मदद करके ईरान को इतना मजबूत बना दे रहे हैं कि अमेरिका डर चुका है। कैसे डर चुका है वो आपको भी बताता हूं, लेकिन मदद किसने क्या की वो आप जान लो। आपको मैंने कम से कम 4 बार बता दिया है कि चाइना से खतरनाक मिसाइलें और चाइना से खतरनाक टेक्नोलॉजी इस समय ईरान के अंदर आ रही है। कभी कार्गो प्लेन में 16 कार्गो प्लेन में कौन सी मिलिट्री की कौन सी चीज़ आ गई, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। साथ ही HQ-9B जो चाइना का है वो भी डिप्लॉय किया गया। अब सुनिए, इस समय ईरान के पास 80,000 शाहिद ड्रोन है। 80,000 ये वही ड्रोन है जिसने यूक्रेन की धज्जियां उड़ा दी है। 80,000 शाहिद ड्रोन इस समय ईरान के पास हैं और 400 ड्रोन पर डे के हिसाब से ड्रोन बनाए भी जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई इतनी बड़ी तादाद में ये ड्रोन कैसे बन गए, तो जिनको नहीं पता उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि इस ड्रोन को बनाने की डील रशिया और ईरान के बीच काफ़ी पहले फाइल हो गई थी। कुछ ड्रोन ईरान में बनने थे, कुछ ड्रोन रशिया में बनने थे। ये जो टेक्नोलॉजी थी ये ईरान की थी, बनाने का जिम्मा रशिया ने उठाया था। और अचानक से जब 80,000 का आंकड़ा इस समय ईरान ने बताया है, क्लेम किया है, तो मतलब बड़ा साफ है दोस्तों कि रशिया ने भर भर के मदद की, अपने वर्कर भेजे, अपने लोगों को भेजा, अपने यहाँ पूरी जितनी ऑफिस थी उनको खाली कर दी। क्योंकि जब यूक्रेन के साथ जंग चल रही थी तब ईरान ने सेम लेवल पे मदद की थी। ईरान ने भी सेम लेवल पे हथियार भेजे थे। दैट्स वाई आज रशिया सेम लेवल पे अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़वा के ईरान को सप्लाई कर रहा है। इस वजह से 80,000 ड्रोन, शाहिद ड्रोन, और बाकी ड्रोन की बात आप हटा दीजिए, केवल शाहिद ड्रोन जो है वो 80,000 की तादाद में है। 400 ड्रोन पर डे के हिसाब से बन रहे हैं। और इस चीज़ का खौफ इस समय अमेरिका में इतना है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हमारा जो जमावड़ा इस समय मिडिल ईस्ट में लगा है वो तो लगा ही है, एक और जहाज को हम भेज रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर इनकी तैयारी इतनी ही मुकम्मल थी तो आखिर इन्होंने ये ड्रोन या फिर ये जहाज क्यों भेजे? क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, थोड़ा सा सुने आप। And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम एक और जहाज को भेजेंगे। यानी मतलब बड़ा साफ है कि जिस अब्राहम लिंकन को इन्होंने भेजा था अब उनको इस पे भरोसा नहीं है। जिस F-35 और तमाम अलग अलग चीज़ों को भेजा उस पर भी भरोसा नहीं है। जो इन्होंने टैंकर्स भेजे उस पर भरोसा नहीं है। दैट्स वाई अब एक जहाज और भेजेंगे। लेकिन इसी बीच एक और आपको ऐसी खबर सुनाता हूं जिसको सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। इतनी तमाम चीज़ें भेजने के बावजूद भी आज ईरान की तरफ से एक सर्विलांस ड्रोन जब उड़ान भरता है तो उस ड्रोन को देखने के बाद अमेरिका के जहाज डर जाते हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पे है, ये सर्विलांस ड्रोन है। ये बाकायदा चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे कोई और प्लेन हो, चाहे और भी चीज़ें हो, उन सब का सर्विलांस कर रहा है, जिसको अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे। ये ड्रोन इतना खतरनाक है और इसकी इमेजिंग क्वालिटी इतनी खतरनाक है कि इस वजह से अमेरिका ने कुछ और प्लान किया। पहले आप इस ड्रोन की वीडियो देखें, फिर आपको प्लान के बारे में बताता हूँ। वीडियो देखिए।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बाकायदा ईरान ने एक ड्रोन उड़ाया है और इस ड्रोन के बाद अब रिपोर्ट आप सुनिए कि अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है कि एक और जहाज़ तो हम भेजेंगे ही, लेकिन इसके साथ अपना थर्ड डिफेंस सिस्टम, साथ ही इनके पास और भी जितने एयर डिफेंस सिस्टम हैं उसको ये लाएंगे। लाने के बाद अलग अलग बेसिस पे उसको तैनात करेंगे और तैनात करने के बाद जब इनको लग जाएगा, जब ये पूरी तरीके से कंफर्टेबल और कंफर्म हो जाएंगे कि भाई साहब अब हम हमला करेंगे तो बच जाएंगे। मतलब आज इनकी तैयारी इस चीज़ पे है ही नहीं कि हम हमला कर दें। आज इनकी तैयारी है कि जब हम हमला करेंगे और ईरान पलटवार करेगा तो हम बचेंगे कैसे। इस वजह से थर्ड डिफेंस सिस्टम और बाकी और भी जो डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लॉय किए जाएंगे कतर में, जॉर्डन में, साइप्रस में और इनके जितने एयर बेसिस हैं वहाँ पे, ताकि जब ईरान पलटवार करे तो ऐसे हाल में ये बच सके। बहरहाल यहाँ से एक चीज़ कंफर्म है दोस्तों कि ये हमला जरूर करेंगे और ईरान भी कहीं से झुक नहीं रहा है। आज की आपको अपडेट बताऊं, आज मोसाद के एक जासूस को फिर से टांग दिया ईरान ने। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी देते हुए कहा था कि अगर किसी को भी फांसी दी गई तो हम हमला कर देंगे। और जब से ये धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, तब से 2 लोगों को ईरान ने टांगा है और बाकायदा ऐसा नहीं कि चोरी छुपे, खुलेआम टांगा है। तो ये जो हमारे देश के अखबार छापते हैं कि ईरान नेगोशिएशन करने को तैयार है, बातचीत करने को तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। ईरान खुलेआम चैलेंज दे रहा डोनाल्ड ट्रंप को कि जो चीज़ करने से तुम हमको मना कर रहे थे वही चीज़ हम करेंगे, तुमसे जो बन पड़ता है, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। खैर, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है। इधर अब एक बड़ी खतरनाक बात आपको बताऊंगा और इस चीज़ पे आपको सावधान रहने की दोस्तों ज़रूरत है। आज बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बात बोली है और ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात कही है साफ तौर पे कि जंग कई जगहों पे होती है और एक जंग सोशल मीडिया पे भी होती है। सोशल मीडिया मतलब क्या? मैं कोई खबर बताऊं, काउंटर में कोई और खबर बताए। अब यूट्यूब भी है यहूदियों का, ट्विटर भी है यहूदियों का, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है। तो जो लोग सही खबरें बताएं उन खबरों को दबा दिया जाए और जो लोग फेक खबरें बताएं उन खबरों को ऊपर कर दिया जाए। तो ये जो नैरेटिव वार होता है इसमें भी इजराइल ने कहा है कि हम इस जंग को भी जीतेंगे, यानी सोशल मीडिया पे भी अपनी बेइज्जती नहीं होने देंगे। ये बात साफ तौर पे कहा। एक बार आप सुन लीजिए क्या कुछ कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने, सुनिए आप। And of course, it's most prevalent in the social media. This is the new battlefield, and this is where we must counter with our own weapons. We're late in the game, but we will win this battle too, as we won on the battlefield, because we are developing the means to fight this. इस वीडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात बड़े साफ तौर पे कही है दोस्तों कि हमें हर वार जीतने, यानी अब आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रोपोगेंडे आपको दिखाए जाएंगे और साथ ही आप ये जानिएगा कि हमारे जैसे लोग जो इजराइल के खिलाफ या पे सच्चाई की वीडियो बनाते हैं, इनके चैनल को परेशान किया जाएगा, इनकी वीडियोस को रोका जाएगा और ऐसे हाल में हमें आपकी जरूरत भी पड़ेगी। और ये बात ऐसा नहीं कि किसी मुसीबत में आऊँ तब आपको बताऊं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ऐसी चीज़ें इस चैनल के साथ हो सकती है, क्योंकि आज बेंजामिन नेतन्याहू ने ये चीज़ें बड़ी साफ तौर पे बताई कि सोशल मीडिया पे भी वो लड़ेगा, अपने आप को सही साबित करेगा, अपने आप को हीरो बनाएगा। साथ ही अगर ईरान के साथ जंग हुई तो ये बंदा ये भी दिखाएगा कि ईरान के साथ ये लोग जंग जीत रहे हैं। तो ऐसे हाल में आपको सावधान रहने की जरूरत है। खैर, इसी बीच एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है चाइना के हवाले से दोस्तों कि चाइना के अंदर इस समय पहली बार ऐसा हुआ पिछले कई सालों में यूके के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके स्टारमेर। और इनका पहुंचना किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन एक ऐसा देश है जिसके पिछवाड़े में मिर्ची लग गई है। एक बूढ़ा सफ़ेद जानवर है, शैतान है, सूअर है, जो भी आप कह लें, नाम नहीं लूँगा, आप समझ लेंगे। उसके पिछवाड़े में मिर्ची लगी है। और इसी बीच अपडेट आई है कि कनाडा के साथ चाइना की डील होने वाली थी। इस वजह से कनाडा को इसने धमकी दी और कनाडा पे हमला करने की बात ये बोल रहा था। लेकिन इसी दौरान 95 साल पुराना पाप इसका फिर से निकल के सामने आया। दरअसल 95 साल पहले अमेरिका कनाडा पे हमला करने वाले था। प्लान ये था कि पहले हम केमिकल वार छेड़ेंगे, उसके बाद हम समुद्र के रास्ते सारी पाइपलाइन को काट देंगे ताकि इंटरनेट बंद हो जाए, ताकि तेल बंद हो जाए, ताकि बिजली की केबल कट जाए। और उसके बाद हम वहाँ पे ऐसा बायोकेमिकल वार छोड़ेंगे कि पूरा का पूरा कनाडा तबाह हो जाएगा। और सेम लेवल पे धमकी फिर इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने दी और कहा कि अगर तुम हमसे हथियार नहीं लेते हो तो हम तुम्हारे अंदर हमला कर देंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इतना गिरा हुआ इंसान है कि अपने सामान को बेचने के लिए दोस्तों इसने धमकी देना शुरू कर दिया है। खैर,
पूरी दुनिया में ये चीज़ चल रही है, लेकिन कल हमारे देश में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार साहब, प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई। लेकिन इस मौत पे सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि ममता बनर्जी ने कहा कि इस हादसे की सुप्रीम कोर्ट जांच होनी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जिसके बारे में आपको बता देता हूं, बाकी जैसा होगा आपको बताऊंगा। तो अजित पवार 5 लोगों के साथ, एक तो अजित पवार साहब थे, एक उनका बॉडीगार्ड था विदीप जाधव, साथ ही जिस प्लेन में लोग उड़ रहे थे उसकी जो अटेंडर थी जिनका नाम था पिंकी माली, साथ ही इस प्लेन को उड़ाने वाले 2 पायलट, एक का नाम शांभवी पाठक और दूसरे का नाम सुमित कपूर। ये 5 लोग मुंबई से 8:10 पे प्लेन को लेके उड़ते हैं। प्लेन चार्टेड थी, यानी प्राइवेट प्लेन थी, तो जाहिर सी बात है काफ़ी महंगी प्लेन थी। इसको लेकर ये लोग उड़ते हैं। उड़ने के बाद जब बारामती इलाके में पहुंचते हैं तो अचानक से शांभवी पाठक को जो रनवे था वो दिखना बंद हो जाता है। रनवे दिखना जब बंद हुआ तो फिर उन्होंने दोबारा प्लेन को ऊपर किया। फिर जब वो नीचे दोबारा लैंड करने के लिए लेके आती हैं तो इस बार वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, प्लेन हादसा हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। अब ये तो कहानी का एक पहलू है, लेकिन अब बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो क्या इसमें पायलट की गलती है? क्योंकि बहुत सारे लोग पायलट की गलती निकालेंगे, तो उनको मैं बता दूं कि जो पायलट थी वो 16,000 घंटे प्लेन उड़ा चुकी थी। 16,000 घंटे, और 16,000 घंटे अगर कोई प्लेन उड़ाता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कोई लल्लू पंजू होगा। न्यूजीलैंड से उन्होंने तैयारी की थी, साथ ही उन्होंने अलग अलग जगहों से लाइसेंस हासिल किया था। अब रही बात प्लेन की, तो प्लेन के बारे में अगर आपको बताऊं तो कंपनी ने फौरन कह दिया कि हमारे प्लेन में कोई गलती ही नहीं थी। यानी एक राज्य का उप मुख्यमंत्री प्लेन हादसे में मारा गया, लेकिन आज कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट जांच होनी चाहिए। सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जांच होनी चाहिए। ये बात ममता बनर्जी ने साफ तौर पे बोली, क्योंकि जब ऐसे कोई उप मुख्यमंत्री ऐसे हादसे का शिकार हो जाए तो सवाल कई सारे दोस्तों। खैर, मुझे लगा इसके बारे में भी आपको डिटेल बताना चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद इजराइल और फिलिस्तीन की कुछ महत्वपूर्ण खबरें आएंगी, ईरान की भी आएंगी, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।